मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना 2024 का एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर जो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके सॉल्व किया था। इस पेपर में आपको पता लगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मेरा माइंडसेट क्या था, कैसे मैंने ऑप्शंस को अटेम्प्ट किए, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किए और एग्जैक्ट रियल टाइम सिचुएशन में आपका पेपर को लेकर के अप्रोच कैसा होना चाहिए। किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, हर कुछ ही इस वीडियो में पूरा पूरा मैं आपको बताऊंगा अपना एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर दिखा करके। इस पेपर में मैंने 120 प्लस स्कोर किया है, सो यू कैन हैव फेथ ऑन मी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मेरा सेट बी था, सो आप अपने पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस मिला लीजिए। देखिए, पेपर शुरू होने से पहले सबसे पहले तो क्या अपने पेपर के ऊपर ये मैंने लिखा था क्लियर्ड। ठीक है, मैनिफेस्टेशन वर्क्स हमेशा इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिखिए एंड देन बिगिन विथ द पेपर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द सहेल रीजन। ठीक है, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सहेल रीजन एक थीम है यूपीएससी का, अफ्रीका उसका पार्ट है। अफ्रीका इज द थीम ऑफ यूपीएससी। इसी पेपर में 3 से 4 जगह सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से क्वेश्चन है। कॉन्गो वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दिखाया था, ये सहेल का क्वेश्चन है और नीचे भी क्वेश्चन आएंगे अफ्रीका से रिलेटेड, सूडान से क्वेश्चन है। ठीक है, सो अफ्रीका इज़ अ थीम, तो आपको अफ्रीका प्रिपेयर करके जाना है, अफ्रीका की मैपिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है और इंटरनेशनल रिलेशंस अफ्रीका के कवर करने हैं। मैं ऑलरेडी कवर करा रहा हूँ, आप PTC 65 देखना, मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ का ऑलरेडी एक वीडियो डाला भी हुआ है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देर हैव बीन अ मिलिट्री टेक ओवर स्कूप्स डिटैट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द सहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, बहुत ही ईजी गोइंग स्टेटमेंट, बहुत जनरल सा स्टेटमेंट। ठीक है, फिर से पढ़ो। देर हैव बीन अ मिलिट्री टेक ओवर स्कूप। ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर स्कूप है सहेल रीजन के कुछ देशों में। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है। पहली चीज़ तो सहेल रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, गो चेक इट आउट एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि सहेल रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ठीक है, यू हैव टू कमेंट इट, तब मेरे को पता लगेगा कि सच में आप अटेंटिव हो। ठीक है, सो टेल मी कि सहेल रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। अब बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, तो उसी लिए इंस्टेबिलिटी और वर्सनिंग सिक्योरिटी है, क्यों, क्योंकि मिलिट्री टेक ओवर्स हो रहे हैं और बहुत ही जनरल है, क्योंकि सेवरल कंट्रीज को इस स्पेसिफिक कंट्री का नाम भी नहीं दिया हुआ है इन रिसेंट पास्ट, कोई स्पेसिफिक ईयर का भी नहीं दिया नाम दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। सो बोथ द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, सो +2। ओके, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने सबसे पहले डज नॉट को हाईलाइट करा। इम्पोर्ट क्या, एप्पल्स। बहुत नॉर्मली लिखा है कि एप्पल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिया इंपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली ऐसा लिख दिया कि एप्पल्स इंपोर्ट नहीं करता है। करता है नहीं करता मेरे को नहीं पता। ठीक है, चलो स्टेटमेंट 2 आओ। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी का नाम यहाँ गिवन नहीं है, बहुत जेनरिक है कि बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिशन के आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल गोइंग स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल गोइंग। हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, अब एक चीज़ पहले बहुत ध्यान से समझना कि अगर US से कोई 2 किलो एप्पल भी अगर मंगा लेता है ना, तो वो इम्पोर्ट का पार्ट ही बना, 2 किलो एप्पल का इम्पोर्ट ही हुआ। कोई US से अगर 2 किलो एप्पल इंपोर्ट कर लेता है, मंगा भी लेता है, तो इंपोर्ट का बैट होता है। लिखा है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि एप्पल्स इंपोर्ट ही नहीं करता है USA से इंडिया। आपको पता है क्या, ये पॉसिबल, एक एप्पल भी आता है ना तो इम्पोर्ट हुआ। तो ये UPSC एग्जामिनर देखने जा रहा है कि कितने सेब आ रहे हैं अमेरिका से। खुद सोचो, खुद अपना लॉजिक, खुद अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, आके कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हो यार सच में सोचा तो करो एटलीस्ट बोलने से पहले। ये मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ लॉजिक। भाई ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर होता है,
वरना जाओ जा करके पढ़ के आओ, कहाँ लिखा हुआ है कि एप्पल कितने यूएस से इंपोर्ट हो रहे हो नहीं हो रहे, कौन पढ़ता है, कौन सा ऐसा टॉपर ये पढ़ रहा है, ये बताओ कौन सा टॉपर पढ़ रहा है ये। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, +2 समझ गए आपको। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। The 53rd question is, with reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. While any resolution of removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, क्या क्या, तो जब रिमूवल की बात होगी लोकसभा के स्पीकर की, सो ही शैल नॉट प्रिसाइड। ठीक है, सबको पता है कि वो प्रिसाइड नहीं करता है। बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, 3 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड। ठीक है, समझा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, मतलब बोलने का अधिकार नहीं है लोकसभा के स्पीकर को रिमूवल के दौरान, बोलने का भी अधिकार नहीं है। राइट टू स्पीक, राइट टू वोट भी नहीं लिखा, राइट टू स्पीक। लाइक एक्सट्रीमिटी की हद हो गई ना, एक्सट्रीमिटी की हद हो गई। 3 स्टेटमेंट देखिए, पहले तो मैंने 1 2 3 काटा, मेरे को लगा वो ऑल तो नहीं होगा, मेरे को लग गया था ऑल तो नहीं होगा। ये 2 देखो, राइट टू स्पीक, शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, भाई 2 कैंसिल, 2 तो हो ही नहीं सकता। तुमने 2 काटा तो ऐसे ही 3 हो गया स्टेटमेंट। समझ रहे हो, बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। और चलो लक्ष्मीकांत तुमने नहीं पढ़ा है, एक बार को सोच लेते हैं, बट ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक इवन। समझ रहे हो मेरी बात को। थर्ड स्टेटमेंट, ही और शी शैल नॉट एंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ, देखो मैंने इतना ज़्यादा काट दिया है कि वो दिख भी नहीं रहा है, ऑन रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट उस रेजोल्यूशन पे, रिमूवल के रेजोल्यूशन पे नहीं कर सकता है। ठीक है, समझा। ही और शी कैन बी सिट, बट वो वोट नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिमूवल की बात हो रही है। समझ गया, चलो आगे आ जाओ। 54, with reference to the Indian Parliament, consider the following statement. A bill pending in Lok Sabha lapses on its dissolution. ठीक है, सही है स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है कि बिल जो है अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो अगर लोकसभा डिसॉल्व होगा तो वो बिल भी चला जाएगा। भाई देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ये बिल के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, स्पेशल मेजॉरिटी के जो बिल हैं उनके बारे में क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। ये थीम है, मैंने ऑलरेडी हाई यील्डिंग टॉपिक वाला जो वीडियो है पॉलिटी का उसमें बताया हुआ है इस बारे में बहुत ही डिटेल में। ठीक है, इसी तरीके से ये तुमको बताता हूँ मैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, थीम है ये। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नया दे रहा है यूपीएससी है। भाई पता है सीन क्या है, पीवाईक्यूज करना होता है, ईयर वाइज करना होता है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं यार, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज कर ले, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज हमेशा नहीं वर्क करता है। ईयर वाइज पीवाईक्यूज इसलिए करना होता है क्योंकि आप चेंजिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट जो होता है पेपर में उससे फैमिलियर हो पाओ। दैट्स वाई वी डू ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि अपने को थीम पता लगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने तमीज़ से कर लिया 90% ऑफ द काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, चलो सो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है तो ये 3 हमने काट दिया, 2 ओनली काट दिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मेरे को ही पता है सही है। ठीक है, अब फंसा 1 and 2 में। ठीक है, A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha. देखो अब क्या लिखा है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है बट राज्यसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा के डिसोल्यूशन में वो बिल जो है क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि लोकसभा ने उस बिल को पास किया था, राज्यसभा में तो अभी पेंडिंग है, बट लोकसभा ने जब उस बिल को पास किया था, जब लोकसभा ही डिसॉल्व हो गया तो फिर बिल का महत्व रह क्या गया, बिल का महत्व रह क्या गया, समझा? तो इसलिए बेसिक लक्ष्मीकांत देखो यहाँ मैंने टिक कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, अ बिल इज रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सो द ऑप्शन इज क्या कि अगर कोई ऐसा बिल है, ठीक है, कोई बिल है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा कि ज्वाइंट सिटिंग होगा उस बिल पे, वो भी लैप्स हो जाएगा
अगर डिसोल्यूशन होगा लोकसभा का। देखो अब होता क्या है कि अगर दोनों हाउसेज में, राज्यसभा एंड लोकसभा में, बिल पास नहीं हुआ है, देयर आर डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बोलेगा, जॉइंट सिटिंग के लिए बोलेगा, और प्रेसिडेंट अगर जॉइंट सिटिंग के लिए नोटिफाई करता है लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देता है तो वो बिल डिसॉल्व नहीं होगा। और हाँ, बट दोनों हाउसेज में जो बिल है वो पास नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी लाइक डिसएग्रीमेंट्स ऑन द बिल, और प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए अपना इंटेंशन नोटिफाई कर देता है तो नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, बिल इन रिगार्ड टू विच अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सो वो लैप्स नहीं होता है, इसमें लिख रहा है लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सो 1 and 2 इज द आंसर। बेसिक लक्ष्मीकांत में सब कुछ गिवन है, ठीक है। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटी से, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आते हैं। यू डू नॉट हैव टू रूम हेयर एंड देयर, आपको 500 तरीके की करंट अफेयर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी आप आराम से कवर कर लोगे इसको। फिफ्थ, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. House of prorogation of a house by President of India does not require the advice of Council of Minister, ठीक है। अगर किसी हाउस का अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन कर रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बोला स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। देखो मैंने दोबारा यहाँ पे आकर के इसको चेक भी किया था कि हाँ दोबारा से आकर के एक क्वेश्चन में देखूंगा, ठीक है, क्योंकि डाउट था। मैंने ऑलरेडी बताया था मैं ये सर्कल और ये इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसको दोबारा आकर के देखेंगे, उसको पहले इंस्टांस में आप उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट को हर चीज़ में लगती है, सिंपल सी बात। सो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के वो प्रोरोग नहीं करेगा हाउस को, तो ये हुआ कैंसिल। और फर्स्ट एंड सेकंड मैंने वहीं पे काट दिया था, देखो फर्स्ट और सेकंड मैंने वहीं पे से सीधे सीधे काट दिया था, ठीक है। अब देयर इज़ कन्फ्यूजन बिटवीन दीज टू, मेरे को बहुत क्लियर रहता है, दो ऑप्शन में फंसूंगा तो आंसर करना है। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बढ़िया चीज़, देखो जहाँ ऐसे 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला हूँ ना पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो पहली बात, कोई हार्ड फैक्ट रूल नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही है, बट अपना लॉजिक भी यूज़ करना है, अपना दिमाग भी यूज़ करना है, अपना नॉलेज भी यूज़ करना है। मैंने अब बोल दिया कि भाई 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल हार्ड फैक्ट रूल हो गया ये, समझे। पहले वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ। चलो फिर से आ जाओ। सो 1 2 3 तो पहले तीनों आंसर्स बहुत रेयरली होते हैं सही पॉलिटी में, बहुत रेयरली। वैसे क्वेश्चंस होंगे आगे मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत रेयरली, बट 99% ऑफ द टाइम क्या होगा कि तीनों स्टेटमेंट्स गलत ही होंगे। जैसे देखो यहाँ पे था, ठीक है। अब देखो जब कभी भी ऐसे 2 स्टेटमेंट्स में फंस जाओ, ठीक है, सो मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि जो ज़्यादा वाला है लाइक 1 and 2, 1 और ओनली 1 and 2, तो मैं ज़्यादा वाले के साथ जाता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल मेरा लॉजिक है, आपको जमे तो आप यू कैन फॉलो। क्या लॉजिक है कि यार स्टेटमेंट अगर एग्जामिनर गलत बनाएगा, एग्जामिनर का माइंडसेट यही होगा कि वो 3 स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट गलत बनाएगा, वो सारे स्टेटमेंट्स को गलत बनाने नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट गलत बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ा एफर्ट है। तो बहुत रेयर होगा कि अगर 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं तो जो ज़्यादा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, और बहुत रेयर होगा कि कम वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत रेयरली ही बहुत कम वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें भी तुम्हारा जो है इस दोनों में मैंने फंसा, और 2 and 3 ज़्यादा, देखो पहले मेरे को लग रहा था 3 चलो सही हो सकता है, तो क्योंकि मैंने 3 ओनली पे मैं जा रहा था, बट नहीं, मैंने सोचा ज़्यादा वाले के साथ जाएंगे, 2 and 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइनडी, बट देखो कहीं भी ये बट आ गया, पहली चीज़ बहुत ध्यान से समझना, जहाँ ये बट आ गया, और जहाँ भी बट क्या होता है ना कि कनेक्टर है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है पिछले वाली वीडियो में कि कनेक्टर है, ठीक है। बट हो गया और विच इज़ हो गया, है ना, तो ये सब कनेक्टर्स होते हैं जो 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। बट
अब बट आया तो आगे का स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ हाउस के ऊपर कोई भी ऐसा कोई बार नहीं है कि वो हाउस को प्रोरोगेट करे जो सेशन में चल रहा है, ठीक है, समझा। जनरली एडजर्न साइन डी होता है। साइन डी क्या होता है, आप देखो, अब सुनो एक और टास्क। एडजर्न साइन डी क्या होता है, जाओ लक्ष्मीकांत खोलो, जाके पढ़ो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया हमने और ये दूसरा क्वेश्चन है, एडजर्न साइन डी क्या होता है, जाओ पढ़ो और बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लो, एक ही बार लास्ट में जाना पढ़ना और मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है। सो एडजर्न साइन डी, ठीक है। बट देर इज़ नो बार ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। तो बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट है, हाँ यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कोई बार नहीं है इस चीज़ को लेकर, प्रोरोगेशन को लेकर के, ठीक है। तो सिंपल सा है। हमने आगे क्यों इसको ध्यान से पढ़ा, क्योंकि बट लगा हुआ था, तो कनेक्टर को हमने ध्यान से पढ़ा, सही लगा मेरे को, स्टेटमेंट जेनरिक लगा, हमने 2 और 3 मारा +2, ठीक है, सिंपली गोइंग। चलो आगे आ जाओ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव करा है क्या, नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट। तो मेरे को बहुत जेनरिक चीज़ लगी ये, और ऐसे भी यूरोप में जो है तुम्हारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पे है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि यूरोप ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आया था, ठीक है। और उसके यूरोप का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एक टाइम पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे, तो यूरोप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है इस चीज़ पे, और इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो पिछले साल भी क्वेश्चन था, ठीक है, और यूरोप ही आंसर था, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ओनली, सो इट इज़ अ थीम। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। मेरे को ये स्टेटमेंट सही लगा, बहुत जनरल सा लगा, तो हमने टिक मार दिया, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में भी हमने टिक मार दिया। अब देखो अगला स्टेटमेंट, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time, ठीक है। एम क्या है कि जितने भी इसके क्लीन टेक्नोलॉजी है वो तब तक के लिए डेवलप कर ले, ठीक है, उसका एम है ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन, खुद का क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, ठीक है। और उसी लिए स्टेटमेंट 2 कि द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम लगा मेरे को, क्यों, अब मैं तुमको बताता हूँ। मेरे को नहीं पता, अलग अलग जगह इसके अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, बट मैंने जो करके आया हूँ मैं जो पेपर में, ठीक है। एंड पहले तो एक कनेक्टर लगाया, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी इंटेंट टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2040, इतना लिख देता, क्वेश्चन खत्म था। अब आगे देखो, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल, मतलब सारे, ऑल ऑफ इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, तो उस समय तक वो सारी ही क्लीन टेक्नोलॉजी अपने जो है डेवलप कर लेगा 2040 तक, उसका एम है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का वो भी है, समझो यूरोपियन यूनियन में कितने सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। सो द आंसर इज, मैंने सीधे से टिक करा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ऐसे स्टेटमेंट बहुत ईजी होते हैं, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पकड़ना होता है, ठीक है, कोई एक सही ही होता है। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, जो मेरे को लगा, तो मैंने सी पे मारा। इसके अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, मेरे को लगता है ये सही होगा, ओके। चलो आगे आ जाओ। सो 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। चलो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही था। देखो मैं कनेक्टर्स का यूज़ बता रहा हूँ, देखो मैंने कनेक्टर्स बताया था ना, अभी आगे बहुत यूज़ दिखेगा तुमको कनेक्टर का। वेनेजुएला ने रैपिड रिकवरी इकोनॉमिक क्राइसिस से अचीव कर लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया, वेरी गुड। अब आगे देखना, एंड कनेक्टर यूज़ किया 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। क्यों 2 स्टेटमेंट को जोड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट को उसको गलत बनाना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि स्टेटमेंट को उसको गलत बनाना है, उसके आगे का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जहाँ कनेक्टर आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आगे का स्टेटमेंट हमेशा ही गलत होगा, देखो यहाँ कहाँ गलत था, पिछला वाला जो वीडियो देखा, वो विचेज़ वाला देखा था, पीछे वाले वीडियो में वहाँ कहाँ गलत था, बट देखो गलत भी हो रहे हैं, तो गलत होते हैं यहाँ, तो आपको बहुत केयरफुल रीडिंग करनी होगी। उसलिए ही कनेक्टर देता है यूपीएससी कि आप उसके बाद से अटेंटिव हो जाओ पेपर में, ठीक है। दिस इज द रीजनिंग। सो एंड सक्सीडेड
इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग और इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर हो गया और सक्सीड हो गया कि इनके लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में ना जा रहे हैं, मतलब उनके लोग दूसरे कंट्रीज़ में जा ही नहीं रहे हैं, इसमें सक्सीड भी हो गया वेनेजुएला। तुम देख रहे हो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, प्रिवेंट कर रहे हैं पीपल को टू फॉर फ्लीइंग एंड इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, समझो, और सक्सीड भी हो गया। सक्सीड मतलब क्या हुआ कि हाँ अचीव भी कर लिया उस चीज़ को। भाई एक इंसान भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या वेनेजुएला में चल रहे इशू की वजह से एक देश से दूसरे देश जाता है ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ वहीं गलत हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐड करा है ये कनेक्टर ऐड करके, एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द पीपल फ्रॉम इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। ये कहीं से भी जेनरिक नहीं, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाया टू ऑल ऑफ इट्स ओन टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। देखा ना, सेम पैटर्न पे लगातार दो क्वेश्चन, समझा। और देखो ये कितना जेनरिक था, बट देयर इज नो बार ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोग्रेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। कोई बार नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई बार नहीं है प्रोग्रेशन से रिलेटेड। और सेम प्रोग्रेशन से रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन था, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। चलो, तो वेनेजुएला हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। तो देखो पहला स्टेटमेंट अगर तुमको पता लग चुका है भाई कि ये गलत है, तो ऑब्वियस है दूसरा स्टेटमेंट अपने आप ही सही हो जाता है, +2, समझा। 58 विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो मेरे से यहाँ पे गलती हुई कैसे, ठीक है, कि गलती होती कैसे है। और ऐसी गलतियाँ पेपर में आती ही इसलिए है कि आप गलती करो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते ही इसलिए हैं कि आप गलत करके आओ पेपर में, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, आप इस ऐसे क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात, डिजिटल इंडिया लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, कोई इतने डिटेल में पढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है, कोई इतने डिटेल में पढ़ के नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। हमने यहाँ सर्कल करा, इसको टिक करा, ठीक है। अब जहाँ 100% फंडिंग आ गया, देखो मैंने, हाँ एक और चीज़ मैंने ऊपर बोला था ना कि 3 स्टेटमेंट्स वाली बात, कि मैंने हार्ड फैक्ट नहीं हो गया। देखो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और इसका आंसर यूपीएससी ने 1 2 3 दिया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम गलत करो। ऐसे क्वेश्चन से -2 जाता है कट ऑफ। अब तुम आकर के मेरे से ये बोलो कि सर आपने तो बोला था सर कि तीनों स्टेट, भाई तुम पहले क्वेश्चन के टोन को तो समझो, क्वेश्चन तो समझो, अपना माइंडसेट उस तरीके से डेवलप तो करो, एटलीस्ट अपना माइंडसेट उस तरीके से डेवलप तो करो, तब तो समझेगा ना चीज़ें। एक्चुअली तुम्हारी आदत हो गई है यूट्यूब पे बैठ करके ट्रिक्स देखने की, उससे ऊपर उठो और देखो ये रियल टाइम सिचुएशन में कैसे सॉल्व हो करेंगे पेपर हम, कैसा माइंडसेट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के लिए ही बने होते हैं। अब 100% फंडिंग, कोई भी इंसान होगा इतना एक्सट्रीम देखे तुरंत इसको काटेगा। 1 को ऐसे देखो मैंने क्रॉस किया है तीनों को, और 2 और 3 पे टिक किया है, बट द आंसर इज 1 2 और 3। कोई भी होगा, कोई भी, एनी वन आई एम सेइंग, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में -2 जाता है कट ऑफ नीचे गिर जाता है, ठीक है। और देखो एक और बात बता दूँ, कोई इंसान अगर इस क्वेश्चन को सही करके आ रहा है ना 1 2 और 3, मैं 100% बता रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम तो नहीं क्लियर कर रहा है, ठीक है। पता है क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि देखो मैं थोड़ा रूड साउंड कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि वो उस लॉजिक से सोच ही नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तुमको ऐसा दिखा, ठीक है, तो तुमने कर दिया, और ऐसे और 8 9 10 क्वेश्चन हैं जहाँ पे सेम तरीके के स्टेटमेंट गलत हैं, जहाँ पे 1 2 3 आंसर नहीं है, तो तुम वहाँ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, फिर तुम यहीं पे रह जाओगे और वहाँ पे जाके ऑल मार करके आओगे फिर, और तुम्हारा मार्क्स नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं है जो इतने डिटेल में ये स्कीम या प्रोग्राम पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हुआ। अंडर द स्कीम कैडास्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट था, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट था, हमने ऐसे टिक मार दिया। जेनरिक सा था देखो, उसीलिए मैंने 2 और 3 पर टिक भी मारे हुए, ठीक है, जेनरिक सा स्टेटमेंट। एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकिंग टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जेनरिक सा स्टेटमेंट है, कोई भी लैंग्वेज में जो तुम्हारा
रिकॉर्ड राइट्स को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, समझा? कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। चलो आगे आ जाओ। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस स्कीम गारंटीज मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वीमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड trimesters of pregnancy and 6 month post delivery health care service in any government health agency। इतना सारा फैक्ट एक क्वेश्चन में, इतना बड़ा क्रॉस, ऐसे पहले ही इसको हटा देंगे, पहले ही इसको हटा देंगे कि नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट में इतना सारा फैक्ट है, देख रहे हो कितना सारा फैक्ट है, कहीं तो गलत किया ही होगा। ठीक है, चलो आगे। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है ये, बहुत जेनेरिक सा। अब देखो मेरी गलती, ठीक है, ऊपर तो मैंने बताया तुमको कि कहाँ तुम गलती करोगे, वैसे क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। अब देखो मैंने कहाँ गलती करी। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर थिंक का फोबिया। ओवर थिंक का फोबिया जो मेरे को हो गया, बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट था भाई कि प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है कुछ सर्टेन स्पेशलिटीज़ के कैन वॉलंटियर कर सकते हैं टू प्रोवाइड सर्विस एट नियर बाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में वॉलंटियर कर सकते हैं। बहुत जेनरिक था, हैव टू वॉलंटियर नहीं लिखा था, कैन वॉलंटियर। बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, बट हमने किया ओवर थिंक। देखो मैंने एक एक चीज़ को अंडरलाइन और हाईलाइट भी किया है। देखो हर चीज़ को मैंने यहाँ गोल करा है, सर्कल करा है, एक एक चीज़ को हाईलाइट करा है, स्टिल हमने ओवर थिंक करा बैठ करके। और जब तुम ओवर थिंक करते हो तो हमेशा गलत आंसर मार के आते हो। आंसर वॉज 2। जब भी तुम ओवर थिंक करोगे तुम गलत आंसर तक पहुँचोगे। उसीलिए अपने गट्स पे, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। अगर ईजी कोई स्टेटमेंट कोई दिख रहा है तो ईजी ही है, समझ लो। ये मैंने ओवर थिंक करा। देखो मैं तुमको ये भी बताता हूँ मैंने क्या ओवर थिंक करा कि यार इतना इजीली तो नहीं हो सकता, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में कैसे जाएगा, किस तरीके से वॉलंटियर कर सकता है। बल्कि यूपीएससी लाइक इट्स वाज सो लो हैंगिंग फ्रूट, यूपीएससी खुद से बोल रहा है कैन वॉलंटियर कर सकता है, यार वॉलंटियर क्यों नहीं कर सकता है, समझ लो ये चीज़ है। और हमने यहाँ क्रॉस कर दिया ओवर थिंक करके। बल्कि इतने सारे सर्किल मैंने, इतने सारे हाईलाइट और इतने सारे कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हुए। चलो आगे आ जाओ। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम इज़ 21 to 40 ईयर्स। हमने इसको सर्कल करा क्यों, क्योंकि ये एक फैक्ट था। ठीक है, हमने इसको सर्कल करा, ये फैक्ट था कि शायद इसमें कुछ गलत में भी हो सकता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। देखो पहली बात मैं बता दूँ, मेरे को किसी भी स्कीम के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। ठीक है, सो ये गलत हो सकता है। ठीक है, किससे लॉजिकल माइंडसेट वर्क करता है ये हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ठीक है, एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमको जेनरिक सा स्टेटमेंट लगा। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। देखो इसमें भी दो फैक्ट था, हमने इसको हाईलाइट कर लिया, पर मंथ 3000 पर मंथ, अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स तक। ठीक है, इसमें भी एक था फैक्ट, हमने इसको भी अंडरलाइन कर लिया। अब देखो आगे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस। ठीक है, फिर एक कनेक्टर लगाया। देखो हमने तुरंत कनेक्टर को हम तुरंत हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम तुरंत अटेंटिव हो जाए कि आगे क्या आने वाला है। एंड अनमैरिड डॉटर्स। भाई ये एंड लगा करके एक फैक्ट देना, मतलब सीधे सीधे यूपीएससी गलत करना चाहता है क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस, सिर्फ इतना था। अनमैरिड डॉटर्स अलग से, अनमैरिड डॉटर्स, सन कहाँ गए, नॉट सन, अनमैरिड डॉटर्स, इट इज अ फैमिली पेंशन। पहले यहाँ पर स्टेटमेंट पहले क्लियर कर दिया, इट इज अ फैमिली पेंशन। तो फैमिली में केवल स्पाउस और अनमैरिड डॉटर्स आते हैं, सन नहीं आता। स्टेटमेंट गलत करने के लिए एंड अनमैरिड डॉटर्स, सीधा सीधा समझा। 4 यहाँ पे देखो, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 काटा, ये 4 काटा, ये कटा, 2 ऑप्शन में आके रुक गए। ठीक है, 2 and 3 and 2 ओनली। ठीक है, समझा। ये क्रॉस इसलिए नहीं है, क्रॉस ये इसलिए किया होगा मैंने, मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्ट देखा होगा, तो हमने एक क्रॉस किया यहाँ पहले कि हो सकता है ये आंसर ना हो। फिर जब मैंने ये देखा 4th वाला, तो हमने ये बहुत ही बड़े बड़े क्रॉस लगा दिए हैं कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा।
ये टू ओनली पे मैंने इसलिए क्रॉस किया था क्योंकि यार मैंने बोला था कि ज़्यादा और कम वाला मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि यार ज़्यादा के साथ जाए या कम के साथ जाए, तो कम वाला जो है बहुत कम ऐसा ऑप्ट करते हैं, ज़्यादा के साथ जाते हैं और ज़्यादा वाले ऑप्शन से हमेशा मेरे को सही ऑप्शन देते हैं, सही आंसर देते हैं। ठीक है, और इसका भी सेम आंसर है 2 and 3। द आंसर इज़ 2 and 3, ज़्यादा वाला। ठीक है, देखो एग्जैक्ट, देखो इस पर टिक नहीं लगा हो तो मेरे को नहीं पता मैंने एग्जाम में क्या टिक करा होगा, बट जो मेरा माइंडसेट जिस तरीके से वर्क करता है पेपर में, मैंने 2 and 3 पे ही टिक किया होगा क्योंकि वो ज़्यादा है, ज़्यादा वाले ऑप्शंस के साथ में जाता हूँ। देखो वो ऑप्शन कब यूज़ करना, ज़्यादा वाला ऑप्शन, जब आप दो ऑप्शंस में जा करके फंस जा रहे हो। दो ऑप्शंस में जब जाके फंस जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, बहुत ध्यान से सुनना। चलो, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18 लोकसभा। देखो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, तुमको पता है ये रिजर्वेशन राइट्स वीमेन को मिलने के लिए ये था। ठीक है, बहुत टाइम से इस पर बात चल रही थी, फाइनली ये जो है बिल पास हो गया। ठीक है, तो प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18 लोकसभा से इफेक्ट में आएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, 18 लोकसभा से इफेक्ट में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। डीलिमिटेशन कमीशन एक बार फॉर्म होगा, डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज की होगी, उसके बाद से ये इफेक्ट में आएगा ये बिल। ठीक है, ये बिल तब इफेक्ट में आएगा, बिल में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 17th लोकसभा में ये पास हो गया था। ठीक है, चलो तो इसको हमने ऐसा क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया तो हमने सीधे 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ भी था, बड़ा बड़ा वो क्रॉस किया और यहाँ 2 and 3 पे हमने टिक कर दिया। ठीक है, समझा। चलो देखो यहाँ पे देखो, दिस विल बी फोर्स इन 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। देर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट वुमेन। शेड्यूल कास्ट वुमेन का तुम्हारा रिजर्वेशन राइट है विद इन। अब देखो विद इन आया तो हमने विद इन को क्यों हाईलाइट करा, पता है क्यों? क्योंकि विद इन इज अ कनेक्टर, कुछ ऐड करेगा आगे, विद इन बोल करके कुछ तो ऐड करेगा कि क्या विद इन आगे क्या बोल रहा है। हो सकता है शेड्यूल कास्ट के अंदर ओबीसी या कुछ ऐसा कुछ भी डाल दे। ठीक है, या कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट की जगह रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस लिख दे। ठीक है, गलत बनाने के लिए स्टेटमेंट, डम्ब स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। ऑब्वियसली शेड्यूल कास्ट के पेमेंट को जो है रिजर्वेशन देंगे शेड्यूल कास्ट कोटा के अंदर। इजी गोइंग स्टेटमेंट था, सही स्टेटमेंट था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट। दिस वॉज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो ये बड़ा सा गोला हमने करा इंडिया एंड बांग्लादेश, क्यों? यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों? यहाँ 2 फैक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ स्टेटमेंट चांस होने के, गलत होने के बहुत चांस है। देखो इंडिया तो गलत नहीं होगा यहाँ, ये तो तुमको ही पता है, इंडिया गलत नहीं होगा, मित्र शक्ति नाम है, इंडिया गलत नहीं होगा। दिस कुड बी रॉन्ग बांग्लादेश। एक्चुअली मैं पढ़ के गया था बट मेरे को पता था कि ये बड़ा हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि भाई ये गलत हो सकता है। दूसरा फैक्ट, इट कमेंस्ड इन औंध पुणे। अब औंध करके एक जगह है, ठीक है, कितने ही लोग होंगे जिन्होंने औंध के बारे में सुना होगा, ये बताओ। मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ 5% लोग भी ऐसे पेपर उस समय बैठ करके मेरे साथ नहीं दे रहे थे ना जिनको औंध के बारे में आइडिया भी होगा। ठीक है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपीएससी को कोई ऐसे अननोन जगह के बारे में, ऐसे अननोन नाम के बारे में, ठीक है, पहले से पता हो, औंध के बारे में पता हो। हाँ, जो पुणे में रहते हैं उनको तो पता होगा, बट यूपीएससी को पहले से इस जगह के बारे में पता हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। ये कहीं से उठाया हुआ वो है, जगह का नाम है, कहीं से उठाया हुआ जगह का नाम है ये। ठीक है, एंड हाई चांसेस कि यहाँ 2 फैक्ट्स है, यहाँ गलत करेगा यूपीएससी। और सेम मेथड हमने यूज़ करा। देखो सीधा हमने इसको काटा, पहले तो 2 and 3 पे हमने टिक कर दिया। 1 इज़ रॉन्ग एग्जैक्टली, इट इज़ द सो ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ऐसे नाम आपको दिखे, ऐसे नाम, ये पता है ऑड वन आउट वाले, ओटी हमने बताया था ना, ऑड वन आउट वाले नाम है। औंध पुणे, ऐसे ही रेड सैंडर्स था ऊपर, फिग वाला क्वेश्चन था, है ना। फिर वो कोटे दे आई विवरे वाला क्वेश्चन था, कुकू वाला, बताया था ना मैं, वहाँ भी एक जगह का नाम था। तो सपने में तो नहीं आएगा ना उस जगह का नाम यूपीएससी को। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। ऑब्वियसली बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट को पहले यहाँ पे ही टिक कर दो
कि भाई ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन एयर फोर्स वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो इजी गोइंग। बस यूपीएससी बहुत सिंपली चाहता है, तुमको ये भी याद नहीं रखना था नेवल फोर्स या आर्मी, सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हो रही है, और यहीं पे गलत करा। नहीं भी पता होता तुमको ना, तो तुम ऐसे स्टेटमेंट को ही गलत करोगे। दो दो फैक्ट दिए हुए हैं लिटरली, नोन फैक्ट्स, यहाँ गलत करना बहुत ही मुश्किल है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सिंपल लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है वो किसको इशू करता है, तो ऑब्वियसली लोअर कोर्ट को इशू करता है, जो प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूइंग दी प्रोसीडिंग्स इन अ केस। ठीक है, जैसे कोई केस है, ठीक है, उस केस पे लोअर कोर्ट जो है स्टिल अगर अपनी प्रोसीडिंग्स दे रहा है, तो जो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, एक रेट का देगा, प्रोहिबिशन का रेट, किसको, लोअर कोर्ट को, जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है ये रेट। ठीक है, क्यों देगा, कि भाई अब तुम इस केस पे काम करना बंद कर दो। ठीक है, और वो केस अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ प्रोहिबिशन, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है, जाओ और जा करके पढ़ो रेट्स वाले पेज पे। चलो आगे आ जाओ। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ अ स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, पहली बात ये गवर्नर नहीं, ये प्रेसिडेंट है। यूपीएससी बहुत बारी ऐसे करता है, लास्ट ईयर भी सेम करा था, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, कैसे, गवर्नर के कंसल्टेशन पे। ठीक है, अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कम्युनिटी किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है या घोषित हो गया किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाए। बेसिक सा जेनेरिक सा स्टेटमेंट, ऑब्वियसली। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे ये क्रॉस आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि हमको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, लाइक आई वॉज नॉट लाइक क्लियरली एबल टू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। तो फिर मैंने क्या करा कि जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको पढ़ा। ठीक है, तो मेरे को एक क्लियर कट आइडिया लगा, एंड देन ये सही स्टेटमेंट। तो उसीलिए जहाँ अगर आप फंस रहे हो तो हिंदी वाले स्टेटमेंट्स भी देख लो। देखो यहाँ से ये भी एक चीज़ सीखने को मिले कि डू नॉट स्टिक टू इट। अगर आप फंस रहे हो किसी स्टेटमेंट तो जाओ और हिंदी वाला स्टेटमेंट देख लो, बहुत हेल्प करेगा आपको। मैं आपको 2023 के पेपर में दिखाऊंगा, लिटरली मैं 4 से 6 मार्क्स आपको सिर्फ हिंदी वाले पार्ट से ही दिखा दूंगा। ठीक है, सो अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट एंड नीड नॉट टू बी सो इन द अनदर स्टेट। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा स्टेटमेंट है। टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे आ जाओ। देन 65 विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होगा, नॉट प्राइम मिनिस्टर। देखो कितना बड़ा क्रॉस किया हमने। ठीक है, वहीं पे क्रॉस करा, फिर यहाँ बगल में क्रॉस करा, लेस द एनुअल फाइनेंस। आगे हमने पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि तुमको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखता है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। देखो पहली बात, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मनी बिल, और ये जो तुम्हारा बजट है, ये सारी थीम है यूपीएससी के हाई एल्डिंग वाले टॉपिक वाले वीडियो में जाकर के देखना, वो हमने बताया हुआ है। तो वो थीम आपको प्रिपेयर करना है, मैंने थीम का लिटरली लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, नहीं मिल रहा तो मेरे को कमेंट में बताना, आई हेल्प यू आउट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी सब कुछ प्रिंट सेक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही बेसिक और जेनरिक सा स्टेटमेंट भी ओनली। ठीक है, बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर अ ग्रांट जो है वो नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो टू ओनली इज द आंसर। ठीक है, हु वॉज द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द इंडिया वे, बहुत फेमस बुक है, वाई भारत मैटर्स, बहुत ही बेसिक सा बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो आपको ये बुक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर आर एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो इस लाइक तुमको क्वेश्चन एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं हम, मज़ेदार क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो यार मैंने पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे जो टेबल के फॉर्म में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें ऑल कभी आंसर होता ही नहीं है। तो ऑल को तो ऐसे ही काट के ही चल देना, पहले ही ऑल काट देना तुम। ठीक है, ऑल 3 नहीं होंगे।
दो ऑप्शन में फंसोगे, ठीक है। नन भी नहीं होगा इसमें, इसमें होगा, आंसर है इसमें, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो सूडान, मैंने बोला था अफ्रीका तुम्हारा क्या है, थीम है, यू हैव टू रीड। वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, वॉर चल रहा है कंट्री के रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में, बिल्कुल जेनरिक और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वॉर चल रहा है, बहुत टाइम से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ रहा है इस पर, 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, 23 में पूछा था मिलिट्री कूप्स के बारे में और सूडान आंसर था, ठीक है। बार बार पूछा है सूडान और सोमालिया पे क्वेश्चन तो, ठीक है। सूडान सही है, मेरे को इतना पता था सूडान सही है, मैंने यहाँ बड़ा बड़ा था टिक कर दिया, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, टर्की क्या रिसाइंडेड इट्स मेंबरशिप एट नेटो, मेरे को पता था कि यार ये तो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, कि टर्की ने अपना मेंबरशिप नेटो से हटा दिया, ये गलत क्वेश्चन है, गलत है क्यों, क्योंकि यार नेटो पहले तो बहुत ही स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, मेंबरशिप अपना हटा दिया टर्की नेटो से, नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो न्यूज़ में होता और एक तुम्हारा इतने जेनेरिक लाइक टेबल में एक इतना स्पेसिफिक फैक्ट नहीं देंगे, ठीक है। सोचो एग्जामिनेशन हॉल में मैं इतना सोच पा रहा हूँ, क्यों, बिकॉज ऑफ PYQ, थरो PYQ एनालिसिस। मैंने पिछले 10-12 साल के PYQ एनालिसिस कम से कम कुछ भी नहीं तो 20 से 25 बार किए हुए हैं, मेरे को रटा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ था, ठीक है। सो ये तो नहीं करेंगे, मैंने देखो वहीं पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मेरे से गलती कहाँ हुई, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, बहुत जेनेरिक था ये, बहुत जेनेरिक था, मैंने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, अब देखो इकोनॉमिक क्राइसिस को तुम तोल तो नहीं सकते हो, वर्स्ट हो या कम हो कैसा है, तो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस लिखा, और वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस लिखा, हमने किया ओवर थिंक और हमने कर दिया ओनली 1 पेयर, द आंसर वॉज ओनली 2 पेयर, 1 and 2, दोनों जेनेरिक से स्टेटमेंट। क्या अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, सूडान वॉर चल रहा है, कोई स्पेसिफिक नहीं था, बहुत जेनेरिक चीज़ें थी दोनों, तुमको पढ़ के ही लग रहा होगा कितनी जेनेरिक चीज़ें दोनों। और ये देखो ये कितना स्पेसिफिक हो गया कि नेटो से अपना मेंबरशिप हटा दिया, है ना। ओनली 2 आंसर था, हमने ओनली 1 कर दिया सूडान समझ के, तो यहाँ मेरा मार्क्स चला गया, समझा। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, अगर जेनेरिक सा कुछ दिख रहा है तो अपना वहाँ दिमाग मत लगाओ, वो सही ही होगा। चलो आगे आ जाओ। स्टेटमेंट 1, Assumed pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe, ठीक है, सिंपल बेसिक सा स्टेटमेंट, बेसिक सा स्टेटमेंट। मेरे को नहीं पता assumed पाइपलाइन के बारे में, assumed पाइपलाइन क्या है मेरे को नहीं आइडिया है, बट हाँ स्ट्रैटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ और नेचुरल गैस शिपमेंट के लिए यूरोप में, ठीक है। चलो assumed पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी, assumed पाइपलाइन जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, देन is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe, ठीक है। बहुत आराम से ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, एंड बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, बहुत ही आराम से इजी गोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट उस टाइम के विजन IAS के करंट अफेयर्स मंथली वाले मैगजीन में भी था, PT 365 में भी था, ठीक है, assumed पाइपलाइन। बट चलो स्टिल मेरे को अगर नहीं पता है तो assumed पाइपलाइन कनेक्ट करता है रेड सी को कहाँ, मेडिटेरेनियन सी से, सो इट इज़ ए स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, देखो ये क्वेश्चन फिर से ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत होने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो गलत होने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, अब हमने देखा यार एनी फॉर्म, तो मेरे को लगा यार एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और आपको भी ऐसे ही सोचना है। देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिख गए हैं जहाँ लॉजिक आपका वर्क नहीं कर रहा है, जैसे वो 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो आपको अपने लॉजिक को वहाँ छोड़ नहीं देना है, पेपर नहीं निकल पाएगा वैसे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, आपको अपने लॉजिक को छोड़ना नहीं है रास्ते में। 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, समझे। अब देखो रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म लगा मेरे को, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नो वाटर एंटर इन रेड सी फ्रॉम द रिवर से, मतलब कि रिवर से रेड सी में कोई वाटर कभी आता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है, लेकिन इतना एक्सट्रीम हो गया है। तो 2 तो मेरे को श्योर था, 2 तो गलत है, देखो हमने इतना बड़ा बड़ा टिक 2 पे पहले मारा, अब हम इस 2 में आके फंस गए, 1 ओनली और नीदर 1 आउट, नीदर में फंस गए, ठीक है। हमने बोला 2 ऑप्शन है फंसे हैं भाई, आंसर तो मारना है टिक, हमने नीदर 1 and 2 पे मार दिया,
ठीक है, द आंसर वॉज वन ओनली, आंसर वॉज वन ओनली। तो ऐसे स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं। अगर आप दो जगह आके फंस भी जा रहे हो, देखो सेकंड तो आप भी कर सकते हो ना कि सेकंड तो गलत है, बट ऐसे अगर दो जगह आके फंस जा रहे हो तो आपको अटेम्प्ट भी करना है इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि सही होने के चांसेस 50% होता है। ऐसे 4 स्टेटमेंट्स में चूज़ करना वॉज टफ, बट 50% जहाँ आ गया, 2 ऑप्शन में आप आ गए, 50% आ गया, तो आपको वहाँ अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सही होने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर 10 क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हो और अगर आप इवन 4 ही सही करते हो तो भी आप +4 में रहोगे, समझे। 2 ऑप्शन में फंसो तो अटेम्प्ट करो। चलो आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। देखो अब एक मैं चीज़ बताता हूँ तुमको, बढ़िया चीज़, बेहतरीन चीज़। लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, शिपमेंट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड फ्रॉम ओर, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, 3 सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर इसी तीनों में से कोई है, समझा। आंसर इसी तीनों में से कोई है। ठीक है, इस पे बड़ा बड़ा सा क्रॉस करो पहले तो सी पे। अब 3 ऑप्शन में तुम आ गए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, सो लार्जेस्ट सोर्स पे हमने बड़ा सा सर्कल किया हुआ है, लार्जेस्ट सोर्स। ठीक है, तीनों ही सोर्स हैं बट लार्जेस्ट कौन सा है, अब अपना दिमाग लगाना यहाँ शुरू करो। लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, कितने ही लोकोमोटिव है। शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, कितने ही शिप्स हैं। एंड पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑब्वियसली पावर प्लांट्स आर मोर देन लोकोमोटिव्स एंड शिप्स। पावर प्लांट्स जो है उनका यूज़ लोकोमोटिव्स और शिप्स से ज़्यादा है। पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है फॉसिल फ्यूल्स। तो लार्जेस्ट सोर्स कौन होगा, ऑब्वियसली पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। बेसिक नहीं पता तुमको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या होता है, हटाओ सब कुछ। सिंपल बस सोचो ना कि सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन लार्जेस्ट सोर्स, इसे बड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है हमने ऑलरेडी। लार्जेस्ट सोर्स सोचो, तुमको 3 ऑप्शंस में आके तुम रुक गए भाई, फॉसिल फ्यूल्स तीनों में, इसी तीनों में से आंसर है। अब देखो तीनों में से लोकोमोटिव, शिप्स और पावर प्लांट्स, कौन सबसे ज़्यादा इमिशन कर सकता है, पावर प्लांट्स। लॉजिक, सिंपल लॉजिक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये बेसिक लक्ष्मीकांत क्वेश्चन। Who was the provisional president of Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? Before Dr. राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लक्ष्मीकांत में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसमें ये गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करके आओगे तो बहुत मुश्किल है भाई, प्लीज़ अपने स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत मुश्किल है फिर। With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statement. It provided for the establishment of All India Federation based on the union of the British Indian provinces and princely state. बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, स्पेक्ट्रम में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखना। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो इतनी बेसिक और जो इतनी अंदरूनी, जितनी इंटरनल चीज़ें, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, तुमको सच में लग रहा है कि वो फेडरल लेजिस्लेचर में डालेंगे? इतने अच्छे थे वो कि डिफेंस जैसी चीज़ को, फॉरेन अफेयर्स जैसी चीज़ की, कम्युनिकेशन जैसी चीज़ को वो फेडरल लेजिस्लेचर में डाल सकता है। नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, 1 इज़ द आंसर। ठीक है, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने होते हैं। ठीक है, आपको छोड़ने होते हैं, बट आई हैव अ सोर्स। वो सोर्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा या मैं आपको कवर भी कराऊंगा, बट टाइम आने पे। उस सोर्स में ये सारी चीज़ें गिवन है जो मैं आपको अभी बताने जाऊँगा आर्ट एंड कल्चर में। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। ये देखो ये सारे जो नाम है ना, ये नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो जा करके। देर आर स्पेसिफिक सोर्स, रोमिला थापर, उपिंदर सिंह, बहुत सारे, बट तुम जाके पढ़ नहीं सकते हो भाई। 800 1000 पढ़ने की किताब है, तुम नहीं पढ़ सकते। बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, मैं उसके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाष। भाष ने कौन सा प्ले राइट तुम्हारा लिखा है? ठीक है, ऑप्शन वाज काव्य अलंकार। नाट्यशास्त्र नहीं था, मेरे को पता है, तो नाट्यशास्त्र मैंने क्रॉस कर दिया था।
महाभाष्य नहीं है, ये भी हमने क्रॉस कर दिया था। पनिनी के अष्टाध्यायी पे तुम्हारा कमेंट्री था महाभाष्य, ठीक है, मतलब पनिनी का जो अष्टाध्यायी था उसने कमेंट करा था महाभाष्य पे, ठीक है, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, ठीक है। ये जो आंसर है, इसका आंसर है मध्यम वियोग, मध्यम वियोग इसका आंसर है। मैंने काव्य अलंकार में बना था। देखो अगर नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, इसका कोई ट्रिक, कोई कुछ भी नहीं होता है, जो जीवन में कोई लॉजिक नहीं होता है, छोड़ के आना होता है ऐसा क्वेश्चन, छोड़ के आ जाओ। बहुत ही बड़ा फैक्ट, अगर नहीं आता तो छोड़ के आ जाओ, कुछ अपना दिमाग मत लगाओ, कुछ भी नहीं। मैंने काव्य अलंकार मार दिया था, आज तक रिग्रेट है मेरे को इस चीज़ का कि मैंने क्यों मारा, ठीक है। मेरे को लेट, देखो मैं कंफ्यूज था, मैंने उसी सोर्स से पढ़ा था। देखो यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है ना, मतलब मध्यम वियोग और काव्य अलंकार में मैं कंफ्यूज था। नाट्यशास्त्र और मैंने महाभाष्य को क्रॉस करके रखा था। देखो ये देखो बड़ा सा मैंने ये बनाया भी हुआ है, ठीक है। तो मध्य वियोग और काव्य अलंकार में आई वॉज कन्फ्यूज, तो हमने क्या करा कि काव्य अलंकार में मार दिया। मेरे को रिग्रेट हुआ कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए नहीं आते तो, ठीक है। तो महावियोग इज द थिंग रिटेन बाई भाष। अब तुमको करना क्या है, तुम्हारा टास्क, जाओ काव्य अलंकार और नाट्यशास्त्र, ये दोनों तुम सर्च करोगे, ठीक है। या रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नाट्यशास्त्र इज रिटेन बाई भरत मुनि, सबको पता है, भरत मुनि नाट्यशास्त्र। एंड काव्य अलंकार इज रिटेन बाई भामह, भामह, ठीक है। इसलिए मैं कंफ्यूज भी था काव्य अलंकार और मध्यम वियोग में, भामह और भाष्य में मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। एंड आई डिड मिस्टेक। देखो मैंने छोड़ा भी हुआ है, देखो मैंने बोला था ना छोड़ो, जहाँ नहीं आ रहा छोड़ दो। संघभूति, अ बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD वॉज ऑथर ऑफ द कमेंट्री ऑन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ललित विस्तार है, बट हमने ये छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को नहीं आता था। सिंपल सी बात, मेरे को नहीं आता था, हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो तुमको छोड़ना भी सीखना है इस वीडियो से, कि कैसे क्वेश्चन तुमको छोड़ने होते हैं, ठीक है, हाउ टू लीव अ क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देन कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाई यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी का वाव, सेक्रेड एसेम्बलेंस ऑफ होयसालाज, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट महाबोधगया। देखो मेरे को ये तो पता है महाबोधि टेम्पल तो बहुत ही पुराने, बहुत ही टाइम से यूनेस्को हेरिटेज है ना, तो मैंने इसको ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ऑल 3 देखो नहीं होगा, ऑल 3 हमने हटाए, ऑल 4 नहीं होगा, सॉरी ऑल 3 नहीं, सॉरी वेट, ऑल 3 नहीं होगा, ऑल 4 नहीं होगा, ये मैंने पहले ही क्रॉस करके रखा है भाई, ऑल 4 तो नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है इसका कि ऑल 4 नहीं होगा। अब देखो, अब ओनली 3, ओनली 2, ओनली 1, ठीक है। मेरे को ये पता महाबोधि टेम्पल नहीं होगा, ठीक है, और सेक्रेड एसेम्बलेंस ऑफ होयसालाज, ठीक है, एंड शांति निकेतन, ठीक है। होयसालाज और शांति निकेतन ये मेरे को पता था कि 2023 में ये इंक्लूड तो हुए ही हुए, ठीक है, बट मेरे को रानी की वाव का आइडिया नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को रानी की वाव का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे को लग रहा था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आई गॉन फॉर ओनली 2, बहुत ही आराम से मैं ओनली 2 पे गया एंड द आंसर वॉज करेक्ट। सेक्रेड एसेम्बलेंस ऑफ होयसाला और शांति निकेतन वॉज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को मैं वेग इक्वेशंस कहता हूँ। क्यों वेग बोलता हूँ, क्योंकि यार अगर इसके बीच में कोई भी दो, अगर आपको आंसर इसका ना भी पता हो और आपको लगे कि भाई महाबोधि टेम्पल और रानी की वाव है, तो भी आप ओनली 2 मार के आओगे, आपका भी सही हो जाएगा। तो जिसको नॉलेज है और जिसको नॉलेज नहीं है उसमें डिफरेंस ही क्या रह गया, समझ रहे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वेग इक्वेशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, वेग इक्वेशंस, ठीक है। चलो ये पूरे टाइम न्यूज़ में था। तो आपको देखो एक और चीज़, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का लिस्ट, ये और एक इंटेंजिबल हेरिटेज का भी लिस्ट आता है, उससे भी एक क्वेश्चन होगा आगे, शायद होगा, मेरे को नहीं आइडिया है, बट होगा ज़रूर, इसी पेपर में था। तो वो आपको करना है, ये दोनों आपको करना है अच्छे से कवर। चलो, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। भाई ये तीनों ही सही होगा, यू ऑलरेडी नो। लक्ष्मीकांत का बेसिक सा क्वेश्चन है, हाई यील्डिंग टॉपिक वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट्स एंड एजिंग पॉपुलेशन। देखो एजिंग पॉपुलेशन के बारे में बताया तो भाई जापान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आप अगर फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा भी, तो आपको थोड़ा सा भी बेसिक सा भी, तो आपको पता होगा कि जापान में एजिंग पॉपुलेशन का समस्या है, साउथ कोरिया में एजिंग पॉपुलेशन का समस्या चल रहा है,
ठीक है, दोनों आसपास ही हैं, दोनों जगह तुम्हारा एजिंग पॉपुलेशन का समस्या है। देखो उसी लिए मैंने क्या करा था कि 2 और 4 को हमने उठाया, ठीक है, और ऐसा रखा, ये दोनों को हमने क्रॉस कर दिया, बहुत अच्छे से हमने क्रॉस कर दिया था। अब देखो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इटली में भी ये चल रहा है प्रॉब्लम, और उन्होंने गलत करने के लिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे ऑप्शंस डाले। वो एक जगह 1 to 4 दे दिया, एक जगह 2 and 4 दे दिया। देखो अब एक जगह ये 2 and 4 हो गया, एक जगह 1 to 4 दे दिया। अब मैं हो गया कन्फ्यूज़। और देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा ज़्यादा वाले के साथ जाओ, बोला था ना। और यहाँ पे मैंने अपने लॉजिक को पीछे छोड़ करके और बहुत ओवर थिंक करके 2 और 4 पे टिक कर दिया। अगर मैं अपने लॉजिक को पकड़ के रखता कि मेरे को ज़्यादा वाले ऑप्शंस के साथ जाना है, अगर मैं 2 ऑप्शंस में फंसूँ तो मेरा यहाँ पे +2 होता, बट आई मिस्ड इट। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। उसी लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो एक पेपर में आपको कितने सारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे मैंने अपने लॉजिक को छोड़ा और मेरे साथ यहाँ पे -2 हो गया तुरंत। मैंने अभी ऊपर बताया था ना एक लॉजिक आपको कि ज़्यादा वाले ऑप्शंस के साथ जाओ, अगर मैं जाता यहाँ पे भी तो शायद मेरा यहाँ मार्क्स बनता। ठीक है, तो देखो ऐसे ऑप्शंस भी होंगे, ऐसे देखो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पे हो सकता है ज़्यादा वाला ऑप्शन सही नहीं हो, बट ज़्यादातर ज़्यादा वाले ऑप्शंस ही सही होते हैं। तो उसलिए 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए और आपके उसी लॉजिक से 7-8 क्वेश्चन सही हो जाए तो आप उस पर फोकस करोगे ना जो सही हो रहे हैं। समझा आपको? चलो आगे आ जाओ। बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन एक यहाँ पे भी है। So what is the question? Which of the following statement are correct in respect of a money bill in the parliament? Article 109 mentioned special procedure in respect of money bill. A money bill shall not be introduced in the Council of States. A Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. An amendment to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. देखो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, तुमको ऑलरेडी पता है कि मनी बिल को सजेस्ट करता है राज्यसभा को तो हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सजेशन होता है। इवन राज्यसभा के पास तो कोई पावर भी नहीं है मनी बिल को लेकर के। राज्यसभा कैन इधर अप्रूव द बिल, कैसे बिल, और सजेस्ट चेंजेस पे देखो मैंने टिक भी किया हुआ है कि हाँ भाई सजेस्ट तो कर सकता है बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी है। ठीक है, बट कैन नॉट रिजेक्ट, या तो तुम्हारा अप्रूव करे या तो सजेस्ट करे या बट लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता मनी बिल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 109, देखो डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है। मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। देखो यहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि आर्टिकल 110 मतलब 110 मनी बिल के बारे में। मैंने को 110 पता था, 109 नहीं पता था। 110 अगर मनी बिल के बारे में है तो आसपास भी मनी बिल के बारे में ही चीज़ें होंगी, इतना मोटा मोटा आइडिया था। एंड आई डिड करेक्ट। 1 and 2, 1, 2 and 3 में ऐसे करा, 2 ऑप्शन में ज़्यादा वाले के साथ जाएंगे, सही हो जाएगा आंसर। ज़्यादा वाला क्या यार, ये तो बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, ये तो तुम ऐसे भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात यार, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, मैंने पढ़ा ऐसा कि करेक्टली मैच्ड इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन इंडियन डिफेंस फोर्सेज। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने देखा, मेरे को नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं समझा। मैंने ट्राई करा करने का बट मेरे को नहीं समझा, सो इसीलिए आई लीव इट और इसी तरह आपको भी छोड़ना है। आई लीव इट। इसका आंसर शायद डी था, बट इतना फैक्ट में नहीं जाते, जो नहीं आए भाई ये नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा फैक्ट है, मत पढ़ो इसके चक्कर में, आगे बढ़ो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ध्यान देने की। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन है अपने पास करने के लिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, है ना। तो हमने देखो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करा, हमने देखो इस पर कोई, हमने देखो सर्कल भी कोई खास नहीं करा, सीधे यहाँ क्रॉस करे आगे बढ़े। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ NEC एक्ट इन 2002। द काउंसिल कंप्राइज, देखो हमने इसको ऐसा सर्कल कर दिया कि मैं भूलूँ ना। द काउंसिल कंप्राइज, ये पूछ रहा है काउंसिल में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से मेंबर हैं। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे किस तरीके से मेरा दिमाग वर्क कर रहा था पेपर के दौरान। ठीक है, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, तो गवर्नर तो होगा, ये मेरे को अच्छे से पता था। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है तो जो भी स्टेट होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होगा उसका गवर्नर तो होगा वहाँ। ठीक है, कन्फ्यूजन वॉज चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, बट गवर्नर होगा इतना तो आई वॉज श्योर। ठीक है, इतना तो आई वॉज श्योर। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट, 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो सीन क्या था कि मेरे को लगा 3 मेंबर्स हमने यहाँ सर्कल करा। ठीक है, ये कोई पढ़ के नहीं जाता है, ये पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं आता, लॉजिक से ही सॉल्व होता है। 3 मेंबर यहाँ पे है, मेरे को लगा फैक्ट है यार, ये कहीं गलत भी हो सकता है। तो देखो हमने यहाँ लिखा 1, 2 और 4 अगर होता
तो वो सही होता। बट यूपीएससी चाहता था कि तुम ये सही करके आओ। 1 2 3 दिया, 1 3 4 दिया, बट 1 2 4 कहीं आंसर नहीं दिया, कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि दे वांट कि आप केवल चीज़ों को पकड़ पाओ, केवल आप इतना जान पाओ कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में से आप फिगर आउट कर पाओ। 1 2 4 आंसर नहीं दिया इन्होंने, 1 2 4 आंसर नहीं दिया, तो 1 2 3 ऐसे ही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान चलो अगर 4 हम मान के चलते हैं, ठीक है, मान चलो 4 मान के चलेंगे तो 4 यहाँ मेंशन है, 4 यहाँ मेंशन है, ऑल को तो हमने पहले ही काट के रखा है भाई, ऑल तो नहीं है। ठीक है, यहाँ आंसर है, यहाँ आंसर है 4। ठीक है, अब देखो 2 एंड 4 पढ़ो, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होंगे बस काउंसिल में, पॉसिबल है, तो ऐसे ही ये गलत हो जाता है, होता है। फिर 1 3 4 पढ़ो, गवर्नर, 3 मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट और यूनाइटेड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिर चीफ मिनिस्टर का रोल क्या रह गया उस स्टेट का? क्यों बनाया उसको चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर ही तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, होम मिनिस्टर तो इंडिया का, होम मिनिस्टर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं होम मिनिस्टर क्यों मेरे को लग रहा था ये भी मैं बताऊंगा। बोडो जो ग्रुप है, बोडो ग्रुप से कुछ होम मिनिस्टर का, यूनियन का कुछ तो ऐसा टॉकिंग टर्म्स चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और उसमें अमित शाह बैठे हुए थे, मैंने वो न्यूज़ देख लिया था और मेरे दिमाग में वो चल रहा था, तो मेरे को उससे लगा होम मिनिस्टर भी हो सकता है, तो इसलिए 1 2 4 1 2 4 चल रहा था। 1 2 3 इज़ द आंसर। ठीक है, एंड द +2। चलो आगे आ जाओ, लास्ट में अपन कैलकुलेट करेंगे एक ही बार मार्क्स। अभी ये देख लेते हैं स्टेटमेंट 1, इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर जो यूएसए है अगर अपने डेट में डिफ़ॉल्ट कर देता है, ठीक है, लाइक डेट अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डेट अगर पे नहीं करता है, तो जो भी उसके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के जो होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट है कि भाई अगर कोई कंट्री या कोई अगर कंट्री अपने डेट में डिफॉल्ट कर जाती है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के जो होल्डर है वो अपने पेमेंट को रिसीव नहीं कर पाएंगे, अपने पेमेंट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, द यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट्स। ठीक है, डज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट्स, मतलब कोई हार्ड एसेट्स वो बैक नहीं करता है, बट एक कनेक्टर लगाया, ओनली बाय द फेथ ऑफ गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट के भरोसे पे चल रहा है। पता नहीं कैसे कुछ कोचिंग वालों ने किस तरीके से इसका आंसर ए दिया हुआ है। अभी आंसर की आने दो, तुमको आइडिया लग जाएगा। मेरे को बहुत हाई इंट्यूशन है कि मेरा आंसर सही है, मैंने सी टिक करा था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है, इसका आंसर है मेरे पास। यूएस गवर्नमेंट जो डेट है, यूएस गवर्नमेंट डॉट किसी भी हार्ड एसेट से बैक नहीं करता है, कोई हार्ड एसेट है ही नहीं गवर्नमेंट ऑफ यूएस के पास, कोई हार्ड एसेट है ही नहीं। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो डेट है वो केवल गवर्नमेंट के फेथ पे चल रहा है, केवल गवर्नमेंट के भरोसे पे चल रहा है। भाई गवर्नमेंट कल को गिर जाएगी तो फिर तो यूएस की इकॉनमी पूरी गिर जाएगी। क्यों? सरकार गिर जाए तो फिर यूएस की इकॉनमी गिर जाए, फिर तो सरकार के भरोसे पूरा देश चल रहा है। मतलब इट इज़ अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, नॉट अ सोशलिस्ट इकॉनमी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इवन नॉट अ मिक्सड, इट इज़ अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी भाई। वहाँ की जो इकॉनमी वो कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, समझ लो। मेरा जो लॉजिक कहता है वो ये कहता है और मेरे को लगता है ये सही है। देखो मैंने ये क्रॉस कर दिया था, पता नहीं कैसे कुछ कोचिंग वाले इसका आंसर ए दे रहे हैं, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट, बहुत ही ईजी गोइंग स्टेटमेंट, बहुत ईजी गोइंग स्टेटमेंट कि जो सिंडिकेटेड लेंडिंग है वो क्या करता है, रिस्क क्रिएट करता है ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। ठीक है, सिंडिकेट लेंडिंग मेनली होता क्या है कि बहुत सारे बोरोवर्स एक जगह आते हैं, अपने पैसे को पूल करते हैं। क्यों? एक सिंगल बोरोवर को पैसा देने के लिए। ठीक है, एक सिंगल बोरोवर को लोन देने के लिए। ठीक है, सिंपल भाषा में तो वही लिखा है, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड रिस्क क्या होता है कि बोरोवर अगर डिफॉल्ट करेगा तो मल्टीपल लेंडर्स के साथ कर देगा। ठीक है, समझ गया? सिंपल सा स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स, मतलब कैन बी हो सकता है एक फिक्स्ड लमसम। ठीक है, फिक्स्ड लमसम हो सकता है, बट फिर एक क्या यूज़ किया, कनेक्टर। हमने बोला था ना कनेक्टर यूज़ करेगा कुछ स्टेटमेंट गलत करने के लिए। बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, बट क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता है, बट कैन नॉट। देखो बट कैन नॉट ऐसे
पहले जितने भी क्वेश्चन में 2022 में, 21 में, 23 में बट कैन नॉट यूज़ हुआ है वो स्टेटमेंट गलत ही हुआ है, गलत हुआ है। देख लेना 22 में जा करके, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। वो स्टेटमेंट की कोई ट्रिक भी नहीं है, मैंने बता दिया कनेक्टर का लॉजिक क्या होता है। कोई भी एग्जामिनर जो है स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए कुछ उसमें जोड़ेगा तभी वो रॉन्ग होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता है, बल्कि ये क्रेडिट ही है। सो द आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। समझ गया? चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83. Consider the following statements in respect of digital rupee. It is a sovereign currency issued by Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. ठीक है, अभी सेम कंसेप्ट मैं अपने करंट अफेयर्स बैच में बता रहा था कुछ दिन पहले। डिजिटल रुपी के बारे में है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सोवरेन करेंसी है, इट इज़ अ फियाट मनी। पहली बात तो डिजिटल रुपी इज़ अ फियाट मनी, ठीक है। इट इज़ अ लीगल टेंडर, ठीक है। जैसे तुम्हारे नोट्स होते हैं, है ना, रुपी के जो नोट्स होते हैं तुम्हारे, सिमिलरली ये नोट्स ही हैं बट डिजिटल फॉर्म में, बस ऐसा समझ लो। लीगल टेंडर भी है, फियाट मनी भी है, ठीक है। तो इट्स अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आ जाओ, इट अपीयर्स एज लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। ऑब्वियसली जो रुपी है वो क्या आरबीआई के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एज शो होता है, तो ये लाइबिलिटी है। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी डिज़ाइन, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है इंश्योर किया जा सकता है। चलो नहीं पता मेरे को, आगे बढ़ते हैं। नहीं पता है लाइक आगे देखते हैं। इट इज़ अ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, ठीक है। तो फ्रीली कन्वर्टेबल है, समझा आपको। तो मेरे को इतना पता है कि 1 and 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। 1 और 2 तो करेक्ट है, ठीक है। अब 1 और 2 देखो कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आई हैव क्रॉस्ड दीज बोथ, ठीक है। मैंने इन दोनों को काट दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो पहले मैंने यहाँ टिक किया हुआ था बट आई थॉट कि नहीं ये गलत है, तो आई क्रॉस्ड इट अच्छे से, ठीक है। नहीं ये तो नहीं होगा। और 1 and 2 इसमें भी है, 1 and 2 इसमें भी है। बहुत सिंपल सी बात, ज़्यादा वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ हमेशा। मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं था इस ऑप्शन के बारे में, बट येस इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, मतलब फ्रीली कन्वर्टेबल है, ठीक है। एंड 1, 2 and 4 इज़ द आंसर। तो ये लॉजिक कितने ऑप्शन से मैंने बता दिया, लाइक अभी तक मैंने 7-8 ऐसे क्वेश्चन बता दिए जिसमें सेम लॉजिक वर्क कर रहा है। 2 ऑप्शंस में जहाँ कन्फ्यूज़ हो, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़, देखो ये वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन, ज़्यादा वाले ऑप्शन के साथ गो फॉर इट, ठीक है। चलो, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध जनरली नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपिपेट्स। भाई ये हर जगह ये मेंशनड है। साक्य, गौतम बुद्ध साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो उनको साक्य मुनि भी बोलते हैं, तथागत भी बोलते हैं, ठीक है। साक्य मुनि एंड तथागत भी बोलते हैं। एंड 2 and 3 इज द आंसर, ठीक है। समवन हैज़ कमेंटेड कि सर स्टॉप मेकिंग फूल, आप घर पे आकर के आंसर सही कर देते हो, लाइक ब्लैक पेन से आप आंसर सही कर देते हो, समझ लो। लाइक इतनी एक्यूरेसी है ब्लैक पेन की कि मैं आ करके जो है आंसर सही कर देता हूँ, समझ लो। ये घर पे आकर के मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ। अरे दिमाग अगर इतना लगा करके सही करना होता तो मैं सारे सही करता ना, मैं छोड़ता ही क्यों, तो फिर मैं अपने आप को सुप्रीम दिखाता ना, मैं सब कुछ ही सही करके आपको बताता। कुछ भी बोल दो, फ़ोन हाथ में है तो यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। 85th नंबर क्वेश्चन, ओके। एक तो लाइक आई एम टीचिंग यू द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एंड लॉजिकल थिंग्स जो बहुत ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, विदाउट आस्किंग इन रिटर्न ऑफ एनीथिंग, ठीक है। वैसे तो हज़ारों ट्रिक की वीडियोस पढ़ी है बट देयर इज़ नो लॉजिक। मैं हर कुछ का लॉजिक दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपना पेपर लेकर बैठा हूँ। मैं भी चाहता तो सेट ए उठाता, डाउनलोड करता और वो लेकर के बैठ जाता, मेरे लिए ज़्यादा ईजी था वो। मैं एक एक चीज़ मैंने क्यों ये सर्कल करा, क्यों मैंने इसको क्रॉस करा, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। एंड द पीपल आर लाइक कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, बट द पीपल आर लाइक क्या कि सर स्टॉप मेकिंग फूल, आप घर पे आकर के आंसर सही कर दे रहे हो। चलो 85th ये क्या है। सो यार देखो बहुत सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चन मैं सीधे छोड़ देता हूँ, मैं ऑलरेडी बताऊँ। देखो पहली बात तो ऑल आंसर इसमें नहीं होगा, तुम पहले ऐसा ऑल देखो, पहले तो ऑप्शन भी नहीं गिवन है, तो ऑल आंसर ऐसे क्वेश्चन में ऑल आंसर नहीं होता, ये जान के रखो।
फिर भी अगर दो जगह फंस रहे हो तो अपने नॉलेज से सही कर सकते हो तो कर लो, बट ऐसे क्वेश्चन तुम ना लॉजिक से सही कर सकते हो और इसका नॉलेज भी बहुत कम ही आइडिया होगा तुमको। ठीक है, ठीक है, बस मेरे को इसके बारे में पता था, इनाम गाँव के बारे में, कि हाँ ये सही है। ठीक है, और मेरे को तीनों का किसी कोई आइडिया नहीं था। सेकंड का मेरे को आइडिया था, चलो तो स्टिल अगर दो ऑप्शन है तो मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, तो आई लेफ्ट इट, मैंने इसको छुआ भी नहीं। देखो इस पर कोई मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे, हु आर द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल इंडिया गिव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? सीधे सीधे कृष्णदेव राय। क्यों? मैंने ऑलरेडी बताया है, विजयनगर इज़ अ थीम। विजयनगर क्या है? थीम है। विजयनगर इज़ द थीम फॉर यूपीएससी, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछते हैं और पूछेंगे आगे भी। 25 में ही पूछेंगे, 22 में ही पूछे थे, 23 में ही पूछे थे, 21 में ही पूछे थे। कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन भी कृष्णदेव राय के अराउंड ही होता है, कृष्णदेव राय देव राय के अराउंड ही होता है। ठीक है, सो इन्होंने पोर्टुगीज़ को भटकल में फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी। 87 विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, अंडर द रतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट। देखो, पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलामिटीज। तुमको सच में लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे, कॉर्नवालिस इतना अच्छा था कि रतवाड़ी सेटलमेंट में क्या पेजेंट को जो एग्जेम्प्ट कर देते थे कि भाई तुम रेवेन्यू पेमेंट मत दो क्योंकि भाई तुम्हारा फसल ख़राब हुआ है? सच में इतने अच्छे थे ये लोग। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना ही हमने इसको सीधे कर दिया क्रॉस। ठीक है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल, इफ द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट और ऑन बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। एग्जैक्टली। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, अगर जमींदार रेवेन्यू स्टेट को पे करना अगर फेल हो गया, नहीं कर पा रहा है, तो उसको जमींदारी के पोजीशन से हटा दिया जाता था। ठीक है, 2 इज़ द आंसर। ठीक है, ऑब्वियस यार, देखो नहीं भी पता है तो ऐसे तुम सोचो, रेवेन्यू कलेक्शन कॉर्नवालिस ब्रिटिश के टाइम की बात है, ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। ब्रिटिश के टाइम में कुछ पॉजिटिव हो सकता है क्या, या दे भी सकते हैं क्या? नहीं, ये नेगेटिव है। ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट। मेरे को थोड़ी ना ये पता था, मैं थोड़ी ना पढ़ के गया था कोई, ये मैं पढ़ के गया था ये नहीं, मैं नहीं पढ़ के गया था, मेरे को नहीं पता था ये ऐसा कुछ होता है, बट हाँ मेरे को पता था ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड इज करेक्ट। यूपीएससी आपसे यही चाहता है कि आप इतना फिगर आउट करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर आर नो पैराबल इन उपनिषदास एंड उपनिषदास वर कंपोज अर्लियर देन पुराणास। ठीक है, मेरे को इसका आइडिया नहीं था, मैंने सीधे सीधे निदर 1 और 2 पे मार दिया, आंसर वॉज 2 ओनली। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये आपसे भी हो सकते हैं। ये उपनिषदास जो है वो पुराण से पहले लाइक कंपोज किए गए थे, तो इसमें क्या था कि मैंने अपना थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा दिया, मैंने थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से आई एंड अप डूइंग मिस्टेक, है ना। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषदास, तो ये तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये एक्सट्रीम है। ठीक है, अब कोई पैराबल ही नहीं है उपनिषद में भाई, इतने सारे उपनिषद है, इतने सारे उपनिषद है, कोई पैराबल ही नहीं है, तो इसीलिए हमने ये तो पता था कि 1 इज़ रॉन्ग। ठीक है, बट सेकेंड स्टेटमेंट वॉज करेक्ट कि उपनिषदास जो है पुराण के पहले हुआ था। हिस्ट्री में ना बहुत सिंपली बता दूँ, कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है। ठीक है, या तो तुमको आता है या तो तुमको नहीं आता है, बहुत सिंपल सी बात है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। ठीक है, इतना हमने देखा, फिर हम आगे बढ़ गए। अ कंट्री नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड वीट। मतलब क्या, एक कंट्री को मेंबर होना होगा इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का अगर उसको राइस और वीट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है। ऐसा है क्या सच में? राइस और वीट का अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो तुमको इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। लाइक इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविज़न। इतने सारे राइस और वीट के, इंडिया लाइक लार्जेस्ट राइस और वीट का एक्सपोर्टर है दुनिया का, लाइक वो इंडिया का इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होगा तभी वो कर सकता है ये चीज़। लेकिन कोई और देश कर रहा है तभी, कोई और देश अगर मेंबर है तभी कर सकता है ये चीज़? नहीं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, कभी कभी सुना है ये? तो ये स्टेटमेंट बनाया ये क्या गलत होने के लिए। देखो बड़ा सा ऐसा मैंने क्रॉस कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, इतना बड़ा क्रॉस किया, सीधे 2 का कैंसिल, 1 और 2 कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या, 1 ओनली एंड नीदर 1 और 2। अब देखो यहाँ, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। एक्चुअली यस, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। इसका आंसर 1 था। मेरे को नहीं पता इसका आंसर मैंने क्या मारा है क्योंकि यहाँ पे टिक्ड नहीं है। ठीक है, और मैं आपको
कैसे ही बता दूँ, ठीक है, कि मैंने क्या मारा है, मेरे को एग्जैक्ट सच में नहीं पता मैंने क्या मारा है, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए इसको गलत मान के चलेंगे, ठीक है। चलो हो सकता है मैंने गलत किया होगा, मैंने नीदर पे मारा होगा, बट द आंसर इज़ 1, ठीक है। इसको अपन जब मार्क्स काउंट करेंगे तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? Which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? चाउ डांस, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला एंड गरबा डांस। देखो सीन क्या है कि ना, मेरे को पता था कि चाउ डांस, दुर्गा पूजा और कुंभ मेला, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। मेरे नोट्स में अभी भी वन नोट में मेरे ये लिखा हुआ होगा। ये देखो मैंने नोट्स बनाया था, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हारा कुंभ मेला, ठीक है, ये छाऊ डांस, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन। तो मेरे को याद था कि ये दोनों तो पहले ही ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुंभ मेला और छाऊ डांस से पहले इंक्लूड हो चुके हैं, तो मेरे को पता है ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। देन आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन दुर्गा पूजा एंड गरबा डांस, देन आई टेक दैट गरबा डांस एंड इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गरबा डांस सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि मेरे को आइडिया था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में ऑलरेडी। तो वही मैं ऊपर भी बोल भी रहा था कि इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज और यूनेस्को, इन दोनों के बारे में तुमको पढ़ लेना है, ओके। चलो, हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक दिसंबर 2023, ठीक है। अब देखो मेरे को इतना पता था कि लेटेस्ट जो है 2002 में एक बना हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हो 202, ठीक है। ये मेरे को पता था कि लेटेस्ट जो है 2002 में बना हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। देखो यहाँ लिखते क्यों है पेपर में, कि तुमको ना याद रहे चीज़ें, ठीक है, तुम कहीं दिमाग से कुछ स्लिप ना हो, क्योंकि देखो 2 घंटे का समय होता है, बहुत कम समय होता है। तो जो भी फैक्ट किसी चीज़ से रिलेटेड आए तो बहुत शॉर्ट में ऐसा लिख लो, तो मैंने 2002 यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखने मिल रही है कि ये चीज़ आपको करना है पेपर में, ठीक है। चलो फिर क्या, 2002 में हुआ था, ठीक है। अब आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2 और 4, ठीक है। इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही थी कि तब से सिर्फ 2 डिलिमिटेशन कमीशन तो नहीं बना है, क्योंकि मेरे को एक और पता था कि 1971 में भी एक फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस है 1971 में हुआ है, 2002 में हुआ है, तो उसके पहले भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ होगा, हुआ है, ठीक है। देन लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशनड है 4, तो 2 और 4 के बीच में मेरे को कन्फ्यूजन था, एंड गो फॉर 4। सिंपल सा जो मेरा माइंडसेट चल रहा था पेपर के दौरान में, एग्जामिनेशन हॉल में, आई टेक दैट 4। आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2 और 4, ठीक है। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 कमेंट 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? कौन से लैंग्वेज इंक्लूड हुए? भाई मैं नेपाली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। देखो मेरे को पता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत भी मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है, बट आई वॉज सो कन्फ्यूज। देखो यहाँ से भी तुमको एक चीज़ सीखने मिलेगा, इतना कन्फ्यूज था मैंने अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। ऑप्शन इतने क्लोज थे, मैंने बोला भाई छोड़ो, तुम इसमें कुछ एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। और मैं नेपाली में बहुत कन्फ्यूज था, अगर मैं नेपाली के साथ जाता तो मैं पक्का गलत करके आता आंसर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ ये किया हुआ है कि मैं दोबारा देखने भी आऊँगा, मैंने दोबारा देखा भी था, बट आई लेफ्ट इट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, पार्टी और उसके लीडर के बारे में। भारतीय जनसंघ तुम्हारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी श्री राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्रता पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। ऑल 4 नहीं होगा, हमने ये ऑलरेडी काट दिया था, ठीक है। ऑल 4 तो भाई नहीं होगा। सोशलिस्ट पार्टी तो आज श्री राजगोपालाचारी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो हमने इसको टिक कर दिया कि चलो एक तो इसमें है श्री राजगोपालाचारी। एंड देन द फर्स्ट भारतीय जनसंघ कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एंड द आंसर इज ओनली 2, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यार टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को नहीं पता था भारतीय जनसंघ तुम्हारा ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मैंने यहाँ सिंपल गेसिंग पे मैं गया था, गेसिंग पे मैं गया था कि ओनली 2 आंसर होना चाहिए विद माई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लाइक PYQ एनालिसिस, ठीक है। कि मैं यहाँ पे गेस पे गया कि ओनली 2 आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने एक आंसर तो फिगर आउट कर लिया। जब अब यहाँ तक पहुँच गया ना तो फिर बहुत ईजी हो जाता है कि एक तो चलो आपको पता है सही है, एक तो आपको सही है, ठीक है। और मेरे को कहीं कहीं ये भी आइडिया था, देखो एक तो मैंने एलिमिनेट ऑलरेडी कर दिया था कि हाँ भाई ये तो नहीं हो रहा है, तो इस तीनों में मेरे को आइडिया था कि यार सही होंगे तो 2 सही हो सकते हैं। और ये वेग वाला क्वेश्चन भी है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं वेग क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। तो कोई सही होंगे 2 एंड हियर इज द आंसर, ठीक है। चलो
94 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर बोला था ना कि 3 स्टेटमेंट्स होते हैं पॉलिटी में और इकोनॉमी में मोस्टली, तो उसमें 2 ही सही होते हैं। अब देखो यही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारा एक्सेप्शन है। ठीक है, वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपने लॉजिक को मत छोड़ो। ठीक है, अपने लॉजिक को मत छोड़ो। ठीक है, पहली चीज़ कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस से नहीं लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम नहीं होते, यूपीएससी को भी पैटर्न चेंज करना होता है। ठीक है, बट ये तरीका कभी नहीं बदलेगा, पेपर इस तरीके से ही आएंगे अगर तुमने ये चीज़ों को समझ लिया तो। ठीक है, हम पुशिंग इट क्योंकि आप समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है नॉलेज के साथ ये चीज़ें भी। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा। 3 ऑप्शंस हैं और तीनों में अगर सिंगल फैक्ट है, डबल नहीं, एक फैक्ट है, सिंगल फैक्ट। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है, 98% ऑफ द चांसेस है कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, कैसे? म्यूनिसपैलिटीज़ 9A में है, इमरजेंसी 18 में है और 20 में है तुम्हारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहली चीज़ तो लक्ष्मीकांत में ये साफ साफ गिवन है, लक्ष्मीकांत में ये साफ साफ गिवन है चीज़ें, ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट थीम है, इमरजेंसी थीम है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थीम। और अगर आप थीम को पढ़ते हो तो आपको ऑब्वियस है कि उससे रिलेटेड पार्ट्स आर्टिकल सब पढ़ते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हटाओ लॉजिक, इस तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसका कि ये तो बेसिक लक्ष्मीकांत में है, लक्ष्मीकांत आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए भाई। ऑल 3 इज द आंसर। ठीक है, चलो ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखना ध्यान से। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड मैंने सर्कल कर लिया तुरंत, इंटर स्टेट माइग्रेशन मैंने सर्कल कर लिया तुरंत, इंटर स्टेट क्वारंटाइन मैंने सर्कल कर लिया तुरंत। ठीक है, इंटर स्टेट देखो सेम क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स वाला फॉसिल फ्यूल्स वाला जो क्वेश्चन था उस तरीके से इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट। अब आंसर मेरे को इतना पता लग गया इन तीनों में से ही है, इसको हमने कर दिया क्रॉस। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्रॉस। ठीक है, ये हमने इसलिए किया कि पहले मेरे को लग रहा था कि जब पहले गो में मैं जा रहा था कि ये हो सकता है मे बी, तो इसलिए हमने इसको करा था, चलो ठीक है देखेंगे। बट जब मेरे को इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट जब पकड़ा गया तो मैंने छोड़ दिया इसको, तो फिर मैंने इसको क्या करा, क्रॉस कर दिया अच्छे से सब। ठीक है, अब देखो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। अब देखो बहुत क्लियर, सब कुछ हटाओ, हर कुछ हटाओ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और क्या क्या लिखा है सब कुछ हटा दो, दिमाग लगाओ। इंटर स्टेट की बात है, इंटर स्टेट की बात है तो कोई चीज़ स्टेट सब्जेक्ट में कैसे आ सकती है? जब कोई भी चीज़ 2 स्टेट के बीच का है तो स्टेट सब्जेक्ट में कैसे आएगा? स्टेट सब्जेक्ट तो कोई एक स्टेट ही उस पर रूल बनाता है ना, तो 2 स्टेट है तो डिस्प्यूट हो जाएगा अगर स्टेट सब्जेक्ट में आएगा। तो ये स्टेट अपने हिसाब से रूल बनाएगी, ये स्टेट अपने हिसाब से रूल बनाएगी, क्यों? तो या तो इस पर यूनियन लिस्ट होगा या तो कॉन्करेंट होगा। ठीक है, इंटर स्टेट है, स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट लिस्ट हमने सीधे काट दिया। फिर इंटर स्टेट माइग्रेशन, स्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट हमने फिर से सीधे काट दिया। फिर इंटर स्टेट क्वारंटाइन, यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, तो हमने ये सही कर दिया। देखो ये करेक्ट किया, समझा लॉजिक? समझा किस तरीके से करते पेपर, है ना? बस केवल इंटर स्टेट, बस यही तुम्हारा था, इसमें यूपीएससी चाहता था कि इसको पकड़ पा रहे हो कि नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India has placed right to privacy? सिंपल बेसिक्स का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी कहाँ आता है? आर्टिकल 21 में भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये सब थीम है। देखो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है ना वो सेम थीम से बार बार पूछते हैं, ये सब थीम है, सेम थीम से 24 में भी पूछा था, 23 में पूछा था, और एग्जैक्टली जो ये थीम वाला जो वीडियो है, चलो मैं तुमको लास्ट में अटैच कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो देखना। मैंने पॉलिटी के थीम्स दिए हुए हैं अलग से, उन्हीं थीम से क्वेश्चन पूछते हैं ये बार बार। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बताया उस थीम उधर वहाँ पे। ठीक है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स? ठीक है, तो यार तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, exercise military command over the 3 service chief, principal military advisor to defense minister of all tri service matters। ठीक है,
पहली चीज़ 3 ऑप्शन था, मेरे को लगा 3 तो कभी भी नहीं हो सकता, और ये सही है यार, 3 कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 3 नहीं होता है, तुमको पता है ऑलरेडी, मैंने बता दिया ये। ठीक है, देखो ये लॉजिक यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो एक ऑप्शन तुम देखते थे कि ये फैक्ट वाला, देखो ये तो ऐसे हमने बता दिया कि तीनों में फैक्ट हो तो तीनों सही होगा, बट देखो हमने तुमको बता दिया ये चीज़, है ना, क्या कि 10 क्वेश्चन में एक जगह होगा जहाँ पे वो लॉजिक काम नहीं करेगा, उसके वजह से तुमको अपने लॉजिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तुमको उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, एंड देखो ऑलवेज नॉलेज को प्रायोरिटी देना है, बट लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट जहाँ फंसोगे। ठीक है, देखो लॉजिक कैसे यहाँ काम आएगा। तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो तुम्हारा ये है CDS है, वो क्या होता है, परमानेंट चेयरमैन होता है स्टाफ कमेटी का। चलो ठीक है, परमानेंट चेयरमैन होता होगा। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। ठीक है, 3 सर्विस चीफ है, 3 सर्विस चीफ मतलब जो भी आर्मी नेवल और उसके तीनों के ऊपर मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज कर सकता है। लिटरली लाइक 3 सर्विस चीफ हैं, उनके ऊपर अपनी ये मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज कर सकता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तुम खुद सोचो इस चीज़ को, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये बहुत बड़ी बात है। सर्विस चीफ के ऊपर CDS कोई भी मिलिट्री कमांड नहीं एक्सरसाइज कर सकता है, समझा। देखो अब हुआ क्या, मैं 2 और 3 में कंफ्यूज था, आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2 and 3। ठीक है, वॉट आई डिड एग्जैक्ट, देखना माइंड सेट समझने की कोशिश करना, तुमको यही काम आएगा पेपर में, इस तरीके से ही सोचना है पेपर में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये कैसे तुम स्विच करते हो आंसर्स को। मैंने परमानेंट पे गोल किया हुआ था। ठीक है, आई हैव मार्क्ड परमानेंट, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक गोल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ परमानेंट पे सर्कल किया हुआ था। ठीक है, तो मेरे को लगा परमानेंट नहीं होगा तो चलो ठीक है 1 नहीं होना चाहिए, और मैंने इसको क्रॉस कर दिया 1 को। यहाँ तो 1 2 3 क्रॉस किया, 1 को मैंने 1 नहीं होना चाहिए, 1 को क्रॉस कर दिया। फिर मैंने क्या करा कि 1 को नहीं हुआ, फिर मैंने यहाँ डॉट लगाया, फिर मैंने इसको टिक मार दिया। मैंने देखो इसको क्रॉस भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने इसको क्रॉस भी नहीं किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे टिक मार दिया कि चलो ठीक है, हो सकता है कि ये आंसर होगा, बट यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट किया हुआ है कि मे बी इट कैन बी आंसर, इट कैन बी आंसर। ठीक है, अब देखना आगे। व्हेन आई रीड दिस स्टेटमेंट, बिना मार्क किए, बिना मार्क किए, ठीक है, क्योंकि मैं इस 2 स्टेटमेंट में तो कन्फ्यूज़ हो चुका था, और यहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा कम वाला भी सीन नहीं है कि मैं इसे निकाल लूँ। ठीक है, अब देखना, बिना मार्क किए आई अंडरस्टूड कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ, तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा है। और तुम इसका हिंदी वर्जन जब पढ़ोगे तो वो जाकर के देखना, इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम। ठीक है, आई रेड हिंदी वर्जन, फिर व्हाट आई डिड कि मैंने इसको क्रॉस करा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने ये हल्का छोटा सा क्रॉस भी बनाया हुआ है। ठीक है, हर कुछ अब दिखाना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो मैंने ये छोटा सा यहाँ क्रॉस बनाया, फिर जो मैंने ये टिक किया था, फिर इसको मैंने इसे क्रॉस किया कि नहीं दिस इज़ नॉट द आंसर, और फिर देखो ये अभी बिल्कुल ऐसा ब्लैंक था, एंड आई मार्क्ड इट राइट, 1 3 इज द आंसर। समझ गया, अंडरस्टूड, अच्छे से अंडरस्टूड। क्योंकि अगर सेकंड में कंफ्यूज ना होता तो मैं पहले ही इसको भी इसी तरीके से क्रॉस कर देता, बट मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। क्यों? क्योंकि आई वॉज कन्फ्यूज्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। ये परमानेंट देख करके मैं कंफ्यूज हुआ कि परमानेंट तो एक शायद मे बी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट व्हेन आई रेड दिस तो ये तो उससे भी ज़्यादा ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ, दैट्स वाई दिस डॉट इज हियर एंड आई क्रॉस्ड इट। ठीक है, समझा, दिख रहा है, चलो अच्छा है। इस लॉजिक को समझ लो, बहुत काम आने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो इसको समझो, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये देखो ये लॉजिक, ये तुम्हारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, PT 365 पूरे टाइम न्यूज़ में था। तो कैसे होगा ये तुम आराम से एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कैसे? ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज इंक्लूडिंग एड्रेसिंग दियर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का तुम्हारा एड्रेस करते हुए, प्रॉब्लम एड्रेस करते हुए। ठीक है, अब जो ये था मैत्री, ये मेरे को पता था कि ये नेपाल के साथ हुआ था, ये मेरे को अच्छे से पता था।
ठीक है। मतलब मेरे को पता था कि केरला में एक डिज़ास्टर वो आया था, डिज़ास्टर फ्लड आया था, बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस फ्लड भी आया था, बहुत ही फेमस फ्लड था वो। उस समय इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन मदद। ठीक है, अब देखना, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग देयर बेसिक नीड्स। नाम से ही पता लग रहा है सद्भावना। मेरे को नहीं पता था कि कौन सा ऑपरेशन है, बट मेरे को ऐसा पढ़ के ही आ रहा है सद्भावना। सद्भावना मतलब क्या? एम्पथी। ठीक है, एम्पथी। एंड आई मार्क्ड इट एंड गेन 2। ऐसे पेपर सॉल्व होता है। तुम अब बताओ कि तुमने कहाँ ये पढ़ा हुआ है, कौन सी जगह पढ़ा हुआ है। तुम 2024 में अगर पेपर नहीं देते ना, तो उसके पहले कहीं जिक्र भी नहीं था ऑपरेशन सद्भावना का। केवल ये और ये जिक्र था, उसलिए ये ऑप्शन में डाला कि तुम एलिमिनेट कर पाओ। जिक्र भी नहीं था सद्भावना का, समझा। जब 2025 के पेपर में बैठोगे ना, 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट बाउंस करेगी, सीधे बता रहा हूँ। बैठते बैठते पैनिक हो जाता है इंसान पेपर में। अभी वो तुम PYQ कर रहे हो, तुमको ईजी लग रहा होगा मे बी। बैठोगे 400 तरीके की चीज़ें चलती है एग्जामिनेशन हॉल में, बट हाउ यू हैव टू एड्रेस इट, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम हेल्पिंग यू, तो इस चीज़ को समझो। चलो, 99, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। ठीक है, इसका आंसर था कनाडा एंड US, और हमने मार दिया था चिले एंड अर्जेंटीना, जो कि आंसर नहीं है। ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। मैं सच बता दूं तो ये मेरी गलती है, जो मेरे को इसका नॉलेज नहीं था। इट्स माई मिस्टेक कि मेरे को नॉलेज नहीं था, और ये नॉलेज से ही हुआ सॉल्व। ठीक है, कनाडा एंड US इज द आंसर। और जिसको पता है उसको पता है, वो बढ़िया मार्क्स भी लेकर आएगा इसमें +2। यहाँ आई लूज द मार्क्स। ठीक है, सो कनाडा एंड US द आंसर। So, the last question, which of the following statement about ethics committee in the लोक सभा आर करेक्ट। ठीक है, एथिक्स कमेटी के बारे में बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, एग्जैक्टली पहले ये एक एडहॉक कमेटी ही था। एडहॉक कमेटी क्या होता है? तो टेम्पररी कमेटी। ठीक है, विच इज़ फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो पहले क्या था? एक एडहॉक कमेटी था ये। ठीक है, सिंपल बेसिक से स्टेटमेंट, आगे बढ़ो, इतना पढ़ा, आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखना, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो पहले बात तो हमने स्ट्रीम स्टेटमेंट को यहाँ पे स्ट्रीम लैंग्वेज को, जो भी मेरे को ऐसा दिखता है मैं सर्कल कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं ओनली है तो ये मत समझना आंसर गलत है। वो सब ट्रिक बहुत फालतू की ट्रिक है, जो बोलते हैं ना कि ओनली लिखा है तो आंसर गलत है। नहीं, नहीं गलत है। ऐसे कितने ओनली वाले क्वेश्चन दिखा दूंगा तो सही है, बट हाँ उसको सर्कल करना है। क्यों? क्योंकि तुम और अटेंटिव हो जाओ पेपर पढ़ते टाइम, कि मे बी शायद कुछ ऐसा मिल जाए तुमको आगे, जो मिलेगा देखना। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब इस चीज़, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना है तुमको। समझो ना कि कुछ भी सोचो। कुछ भी ओनली लिखा है तो गलत हो गया, सही हो गया, ये सब मत सोचो। सोचो इस स्टेटमेंट के बारे में कि केवल लोकसभा के मेंबर हैं जो लोकसभा के मेंबर्स के कंडक्ट के बारे में, अनएथिकल कंडक्ट के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब केवल लोकसभा के मेंबर्स ही लोकसभा के अनएथिकल कंडक्ट के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा कोई भी देखा हुआ है तो वो बैठा रहेगा, उसको फ़र्क तो पड़ता नहीं है। कुछ भी अनएथिकल करे, अनएथिकल भाई कुछ भी हो सकता है ना, गिरी से गिरी हरकत हो सकती है। कोई लोकसभा का मेंबर अनएथिकल तो गिरे से गिरी हरकत कर सकता है। ही कैन और शी कैन डू एनीथिंग अनएथिकल। तो अगर लोकसभा का मेंबर नहीं है कोई, तो वो बस बैठ करके देख सकता है, देखता रहे बस, वो नहीं करेगा कंप्लेन। और सब क्यों लोकसभा के मेंबर ही कर सकते हैं। कोई सेंस बन रहा है स्टेटमेंट का? मतलब कोई भी सेंस? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को तुम ऐसे रॉन्ग करोगे। ठीक है, 1 and 3 इज द आंसर। अगर तुमको इसके और इसके बारे में नहीं भी पता है तो बस तुमने इस स्टेटमेंट को पकड़ लिया, अगर इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया अगर, ठीक है, बहुत बेसिक मतलब है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तुमको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो तुम ऐसे ही इन 3 ऑप्शंस को हटा दोगे, क्योंकि सेकंड सब में। ठीक है, और देखो UPSC चाहता भी नहीं था कि तुमको सब पता हो। UPSC सिर्फ चाहता था कि तुम इस स्टेटमेंट को पकड़ लो। तुम समझो, एग्जामिनर तुम्हारी हेल्प करता है, बस तुम देखो तो। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तुम सच में अगर इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, तो तुम जाओगे, जा कर के सेम चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो तुम 2022 के 2023 के पेपर में अप्लाई करोगे। ठीक है, एंड देन कम टू मी कि सर यहाँ यहाँ इशू हो रही है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ में और सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें कि पेपर को कैसे कंडक्ट करना है, पिछले 2023 और 22 और 2021 2020 इन सब का भी एनालिसिस चाहिए तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं
बना दूंगा वीडियोस पे। अगर 22 का एनालिसिस चाहिए, 23 का एनालिसिस चाहिए, मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके हर कुछ बता दूंगा। ठीक है, हर कुछ ही मैं आपको बता दूंगा, पूरा एनालिसिस। ठीक है, बस जस्ट यू हैव टू टेल मी। ठीक है, बट रादर यूजिंग इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, मेरे को पता है वो ज़्यादा नहीं होते, वो एक दो ही होते हैं, बट पीपल लर्न टू बी ग्रेटफुल मैन। ठीक है, पीपल लर्न टू बी ग्रेटफुल। चलो, ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो बहुत सारा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आई एम देयर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, बहुत सारे PYQs वीडियोस, बहुत सारे PYQs एनालिसिस, हर कुछ ही डाल रखा है। डेली अपन 10-10 PYQs भी करते हैं। ठीक है, तो जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 2024 का पेपर आपका यहाँ ख़त्म होता है। 2023 के लिए कमेंट करना, बताना। तो जैसे कि आपने किया था, सर पार्ट 2 दे दो, पार्ट 2 दे दो, तो पार्ट 2 अब मैंने दे दिया। जैसे आप 2023 के लिए बोलना, तो वो भी मैं दे दूँगा। जो आप बताओगे मेरे को, वो मैं कर दूँगा आपके लिए। चलो, ख्याल रखो, बाय।